नमस्कार। लोहिया महाविद्यालय चूरू के बीकॉम पार्ट फर्स्ट के सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है। आज के इस व्याख्यान में हम आपकी सिलेबस के अनुसार दिए गए बिंदु सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स, जिनको GAAP के नाम से भी जानते हैं, GAAP के नाम से भी जानते हैं, उनके बारे में अपन पढ़ेंगे कि ये क्या होते हैं और कितने प्रकार के ये होते हैं। तो छात्रों, बात ऐसी है, अपन एक बात को बहुत अच्छी तरह से जानते हैं कि कोई भी शास्त्र की जब रचना होती है, चाहे वो कोई भी सिद्धांत, अवधारणाएं, कुछ मान्यताएं होती हैं, अर्थशास्त्र की रचना होती है, चाहे वो भौतिक रसायन शास्त्रों की रचना हो, कुछ ऐसे सिद्धांत प्रतिपादित होते हैं, कुछ ऐसी मान्यताएं प्रतिपादित करके चलते हैं और उन मान्यताओं के आधार पर उस पूरे शास्त्र का निर्माण होता है। क्योंकि वो मान्यताएं, वो परिसीमाएं होती हैं जिनके भीतर रह करके अगर आप काम करोगे तो उस शास्त्र की रचना हो जाएगी, नहीं तो दिशाहीन होकर भटकते जाओगे और आपसे जो चीज़ आप देना चाहते हो वो नहीं दी जा सकती। तो आपको उन लिमिटेशंस में, उन क्षेत्रों के भीतर आपको कार्य करना है और वो तरीका, वो प्रक्रिया आपको बताई जाती है और तभी आप उस एक शास्त्र का निर्माण कर सकते हैं। ठीक इसी तरीके से लेखा शास्त्र, जिसको अपन अकाउंट्स कहते हैं, अकाउंटेंसी कहते हैं, अकाउंटिंग कहते हैं, उसमें भी कुछ ऐसे नियम, परंपराएं, सिद्धांत, अवधारणाएं दी गई हैं जिनके आधार पर इस शास्त्र का निर्माण हुआ है। वास्तव में ये जो सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत जो होते हैं, वो जो फाइनेंशियल अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोर्ड, जिसको अपन वित्तीय लेखांकन मानक बोर्ड के नाम से जारी करते हैं, उसके द्वारा जो जारी किए गए कुछ निर्देश हैं, उसके द्वारा जारी की गई प्रमाप और प्रक्रियाओं का एक एक प्रचलित सेट है, एक समुच्चय है, जिसमें बहुत से नियम, सिद्धांत और परंपराएं दी गई हैं। और ये जो सामान्यतः स्वीकृत जो सिद्धांत, जिनका आपको नाम बताया गया है, ये सामान्य नियम और दिशा निर्देशों के अनुसार लेखांकन के संसार को चलाने में मदद करते हैं। डेफिनेटली जब एक शास्त्र बनता है तो उस शास्त्र कैसे चलेगा, उसमें क्या नियम, कायदों का पालन किया जाएगा उसको चलाने में, तो उन सब का एक सेट है, एक समुच्चय है, जिसमें ये बहुत सी परंपराएं और सिद्धांत दिए गए हैं। तो इन सिद्धांतों का क्या उद्देश्य है? इन सिद्धांतों का उद्देश्य, इन सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांतों का उद्देश्य, जो कंपनी के फाइनल सेल्स स्टेटमेंट्स हैं, जो वित्तीय विवरण है या अंतिम खाते हैं, यानी प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, बैलेंस शीट है, ये जो अंतिम खाते हैं, इन अंतिम खातों को पूर्ण रूप से तैयार करना, उनको कंपेरेबल रूप में यानी तुलनीय रूप में तैयार करना और उनको कंसिस्टेंट रूप में तैयार करना, यानी संगत, यानी एकरूपता के साथ तैयार करना, ये इसका एक महत्वपूर्ण ऑब्जेक्ट होता है। यानी इन सिद्धांतों का रचना मतलब जो फाइनल अकाउंट्स बनते हैं वे कंप्लीट हों, वे कंपेरेबल हों, एक तुलना की करने योग्य हों और वो कंसिस्टेंट यानी संगत, यानी निरंतर, रेगुलर हो। ये तीन महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा करने के लिए इन सिद्धांतों की, परंपराओं की, अवधारणाओं की रचना की गई। यदि खाते इस प्रकार के बनेंगे जो तुलनीय होंगे, जो पूर्ण होंगे और जो संगत होंगे या नियमित होंगे, अगर ऐसा होगा तो विनियोगकर्ता या उनके उपयोगकर्ता या उनमें हित रखने वाले व्यक्ति उनका सही विश्लेषण कर सकेंगे या वो सही तथ्यों को जान सकेंगे और सही और उपयोगी निर्णय ले सकेंगे। एक समान नियम और सिद्धांतों के आधार पर बने हुए खाते तुलनीय होते हैं, कंपेरेबल होते हैं। एक एक्स संस्था है, एक वाई संस्था है,
एक्स संस्था ने जिन सिद्धांतों और नियमों के अनुसार अपने खाते बनाए, उसी नियम के अनुसार वाई संस्था ने बनाई। तो अब हम उन दोनों की तुलना कर सकते हैं कि एक्स संस्था कितना प्रॉफिट कमा रही है और वाई संस्था कितना प्रॉफिट कमा रही है। तो वो प्रॉफिट जो दिखा रहे हैं वो वास्तव में तुलना करने योग्य है। हम अच्छा परफॉर्म करने वाली या खराब परफॉर्म करने वाली संस्था के बारे में अनुमान लगा सकते हैं, लेकिन अगर उनको बनाने के नियम ही अलग अलग हैं तो फिर तो उनके प्रॉफिट्स के ऊपर सही अपन कह ही नहीं सकते कि वो अपने अलग ही नियमों के हिसाब से बना रहे हैं, वो अलग ही नियम, तो फिर तुलना कहाँ से होगी। विश्व भर के लेखापालों के द्वारा जो विकसित सर्वमान्य नियम और पद्धतियां या परंपराएं को ही हम सामान्यतः स्वीकृत सिद्धांत कहते हैं, जो विश्व भर में मान्य है, स्वीकृत है। और इनको ध्यान में रखते हुए जो वित्तीय विवरण बनाए जाते हैं वो वास्तव में क्रेडिबल होते हैं, विश्वसनीय होते हैं, वो तुलनीय भी होते हैं, वो सर्वमान्य परिणाम और निर्णय देने वाले होते हैं। उनके रिजल्ट्स आमतौर पर कॉमनली एक्सेप्टेबल होते हैं और डिसीजन मेकिंग के लिए सार्थक होते हैं। सामान्यतः स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत लेखांकन प्रक्रिया को निर्देशित करने वाले ये सर्वमान्य नियम हैं, क्योंकि ये जो नियम होते हैं ये उपयोगी भी होते हैं, बिना किसी व्यक्तिगत पक्षपात के बनाए गए होते हैं, और इन नियमों के जो लागू होने की जो सार्थकता होती है या जो फिजिबिलिटी होती है यानी व्यवहारिकता होती है वो भी होती है। यानी ऐसे जो नियम होते हैं वो किस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं कि वे नियम उपयोगी हों, वे नियम लागू होने योग्य भी हों यानी फिजिबल भी हों, व्यवहारिक भी हों, और इसके अलावा वो व्यक्तिगत पक्षपात से दूर हों, जिसको हम ये कह सकते हैं कि वो यूजफुल हों, उनमें ऑब्जेक्टिविटी का गुण भी हो और वो फिजिबल भी हो। ये तीन महत्वपूर्ण गुण इन नियमों के अंतर्गत होते हैं। ये नियम इस बात को ध्यान में रखते हुए बनाए जाते हैं। हम ये कह सकते हैं कि जब तक हम इन सर्वमान्य सिद्धांत अवधारणाओं को हम नहीं देख लेंगे, हम लेखांकन को कुछ नहीं समझ सकते। लेखांकन की ये आधारभूत वो चीजें होती हैं जिस पर लेखांकन का भवन खड़ा होता है। तो उनकी जानकारी हमें लेखांकन की ओर बढ़ने से पहले इनकी जानकारी होना अनिवार्य होती है, अदरवाइज हम एक दिशाहीन स्थिति में हो जाएंगे और जो असली हमारा मकसद है उससे भटक जाएंगे। इसलिए हम आगे बढ़ते हैं। ये जो लेखांकन सिद्धांत जिनको हम अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, ये इसके दो महत्वपूर्ण स्तंभ होते हैं जिन पर ये लेखांकन के सिद्धांत बनते हैं। नंबर 1, पहला है लेखांकन की परंपराएं जिसको अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स कहते हैं, और दूसरा है लेखांकन की अवधारणाएं या पोस्टुलेट्स या कंसेप्ट्स कहते हैं। ये दो ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर लेखांकन रूपी भवन खड़ा होता है। हम पहला लेते हैं लेखांकन की परंपराएं। परंपराएं जिनको हम कन्वेंशंस कहते हैं, परंपराएं वास्तव में कोई ऐसे सिद्धांत नहीं होते जिनको हम किसी भी प्रमाण की ऐसी परिभाषा में बांध सकें। यहां पर देखिए क्यों होता है इसका कोई उत्तर नहीं है। ये ऐसा हो रहा है क्योंकि ऐसा पीछे से होता आया है, इसलिए ऐसा हो रहा है। एक ऐसी रस्म, एक ऐसी परंपरा जो लंबे समय से चलते आ रही है और उसको पालन किया जाता है, तो फिर आप कह सकते हैं उसकी जरूरत क्या है? बिल्कुल जरूरत नहीं है। अगर उसका पालन नहीं किया जाए तो कोई भी सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, यानी उससे लेखे गलत नहीं हो जाते।
कोई सिद्धांत का एनक्रोचमेंट नहीं है, सिद्धांत की अवहेलना भी नहीं है। लेकिन यदि इन परंपराओं का पालन किया जाए तो जो अकाउंट्स होते हैं वो मोर यूजफुल, ज्यादा उपयोगी बन जाते हैं। कहने का मतलब फायदा है। अगर नहीं पालन करेंगे तो कोई नुकसान नहीं है, लेकिन यदि पालन करेंगे तो फायदा है। ये इस परंपरा की खासियत होती है। अब आप कई बार अगर यूं तर्क ढूंढने लगेंगे कि क्यों, अरे भाई क्यों, कोई भी समाज में, कोई परिवार में कोई परंपरा चलती आ रही, अगर उस परंपरा को न पालन किया तो कोई नुकसान हो जाता है? कुछ नहीं होता, लेकिन उसके पालन करने के कुछ फायदे जरूर हो जाते हैं। इसलिए वो परंपरा का अनुपालन करते हैं कि ऐसा करना चाहिए। तो वो ट्रेडिशंस जो बनते हैं वैसे ही जो समाज में होते हैं, और कन्वेंशन हमारे इसमें जैसे हैं, तो उन कन्वेंशंस को, यानी उन परंपराओं के अंतर्गत जो मुख्य रूप से जो परंपराएं हैं, उनमें पहली परंपरा होती है रूढ़िवादिता की परंपरा, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म कहते हैं। रूढ़िवादिता का से अभिप्राय ये है कि हम एक निराशावादी दृष्टिकोण को तो ध्यान में रखते हैं और आशावादी को ध्यान में नहीं रखते। यानी ये कहता है कि किसी परंपरा के पालन करने से लाभों पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ना चाहिए। यानी यदि आपने कोई ऐसी परंपरा पालन करके लाभों को कृत्रिम रूप से बढ़ा दिया, ये अच्छी बात नहीं है। यदि लाभ कम हो जाते हैं तो कोई बात नहीं, व्यापार की सुरक्षा के लिए ये उपयोगी होता है। जैसे आप जब हानियों के लिए तो प्रोविजन करते हैं, जैसे भविष्य में ये प्रोविजन फॉर कंटिजेंसीज, हानियों के लिए आपने प्रोविजन किया, लेकिन लाभों के लिए तो नहीं किया। नंबर 2, जैसे जब आप स्टॉक का इवेल्युएशन करते हैं तो लागत मूल्य और बाजार मूल्य में से जो कम होता है उस पर करते हैं। जब ऐसा आप करेंगे तो ट्रेडिंग अकाउंट के क्रेडिट में आपका क्लोजिंग स्टॉक ज्यादा आएगा या कम आएगा। जब मार्केट वैल्यू और कॉस्ट प्राइस विच एवरेज लेस पर आप करेंगे तो स्टॉक क्लोजिंग स्टॉक ट्रेडिंग अकाउंट के लिमिट में क्रेडिट साइड में कम आएगा, और कम आएगा तो ग्रोस प्रॉफिट कम आएगा और नेट प्रॉफिट कम आएगा। यानी लाभों पर अनुकूल प्रभाव नहीं पड़ा, हमने लाभों को कृत्रिम रूप से बढ़ाया नहीं, तो उसको हमने लागत मूल्य पर लिया, बाजार मूल्य पर नहीं लिया। इस प्रकार से कहने का अभिप्राय ये है कि हम रूढ़िवादी दृष्टिकोण अपनाते हैं। हानियों के लिए तो प्रोविजन बना लिया, लाभ जो कम है उसको ले लिया, बाजार मूल्य और लागत मूल्य में से कम लेकर के हमने जीपी को कम कर दिया, नेट प्रॉफिट को कम कर दिया। तो ये दृष्टिकोण अपनाया जाता है, और इस प्रकार से जो दृष्टिकोण अपनाने से अगर आप बाजार मूल्य भी ले देते हैं तो कोई सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है, लेकिन चूंकि परंपरा ये रही है कि लाभों को आप कृत्रिम रूप से बढ़ाएंगे नहीं। अब लगा तो आपकी उस चीज को खरीदने में, उस स्टॉक को परचेजेस में मान लो 100 रुपए की चीज बाजार में आज वो 120 रुपए में मिल रही है, अब आप उसकी मार्केट प्राइस 120 रुपए पर दिखाएंगे तो वैसे तो कोई सैद्धांतिक अशुद्धि नहीं है कि आप 120 रुपए की चीज है आज बाजार में 120 रुपए एकदम से आपको मिल जाती है, तो आज के दिन तो उसकी वैल्यू 120 रुपये होनी चाहिए, तो स्टॉक का वैल्यूएशन करना चाहिए, तो बैलेंस शीट में भी 120 रुपये आना चाहिए, जिससे हमारी इवैल्यूएशन है, हमारी संपत्ति का इवैल्यूएशन सही हो, बाजार के मूल्य के अनुसार हो। तो आपको सैद्धांतिक रूप से तो आपकी कोई बात नहीं है, आपको अशुद्धि भी नहीं है, आप बाजार मूल्य पर दिखाएं। लेकिन ऐसा करके जो चीज़ हमारी लागत मूल्य पर आई थी, जितना एक कॉस्ट लगी थी, जितना वास्तव में लगा था, तो वो वही हमें दिखाएं, हम बाजार मूल्य नहीं दिखाएं, तो इससे क्या होगा कि बाजार जो लाभ है वो कृत्रिम रूप से बढ़ावा नहीं आएगा। हानियों के लिए आपने प्रोविजन बनाया, तो हानियों के अंदर भी वही बात है कि हम कोई भी संभावित हानि के लिए आयोजन बनाए, जिससे हमारे व्यवसाय के अंदर जो है वो एक सुरक्षा का भाव पैदा होता है। और नेक्स्ट जो है वो ये है कि अगली जो परंपरा है उसका नाम है प्रकटीकरण की परंपरा, जिसको अपन कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर कहते हैं। जैसे नाम से स्पष्ट है कि हम ऐसी परंपरा का पालन करते रहे हैं कि कोई भी चीज है उसको हम छुपाते नहीं, है ना।
अंतिम खाते और जो बनाते समय यानी चिट्ठा और ये जो इनकम स्टेटमेंट बनाते हैं वो ऐसे बनाने चाहिए कि उनके अंदर मतलब कोई चीज़ छुपी भी नहीं रहे। नहीं तो हम आय को कृत्रिम से बढ़ाने का प्रयास करते हैं और न ही हम गुप्त संचयों के निर्माण द्वारा आय को छुपाने का प्रयास करते हैं। जब कोई कंपनी कई बार क्या होती है कि जब नए इश्यू लाना होता है तो एक विंडो ड्रेसिंग और मैनिपुलेशन करके और अपने लाभों को कृत्रिम रूप से बढ़ा देते हैं कि हो क्या बात है, कितना कंपनी बढ़िया प्रॉफिट कमा रही है तो इसमें खूब इन्वेस्टमेंट करो। तो गलत उद्देश्य हो गया। लाभ ऐसी पॉलिसीज को अपनाया, उस तरीके से उन खातों को मैनिपुलेट किया कि उनके जो प्रॉफिट्स हैं वो कृत्रिम रूप से बढ़े हुए आए। ठीक है, एक तो ये होता है। कई बार क्या होता है, इससे उल्टा भी हो सकता है। आप लाभों को बढ़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते और इसके लिए आप सीक्रेट रिजर्व्स बना लेते हो जिनको गुप्त संचय कहते हैं, यानी ज्यादा डेप्रिसिएशन का आयोजन कर लेना। तो उससे आपके ऐसे सीक्रेट रिजर्व्स डेवलप हो जाते हैं, गुप्त संचय, जिससे आपका प्रॉफिट कम आ जाएगा और ये आप चाहते हैं। आप बढ़ा हुआ नहीं दिखाना चाहते पब्लिक में, तो ये भी गलत है। तो जो ट्रू एंड फेयर वाली जहां तक बात होती है उसके लिए जरूरी होता है कि जो खाते बनाए जाएं वो खाते वास्तव में ट्रांसपेरेंट हों, उनको उनमें कहीं पर भी कोई संशय वाली बात हो तो उसे नीचे डिस्क्लोजर्स में उसको प्रकट करना चाहिए। किसी संपत्तियों की कोई ऐसे सन्ड्री एसेट्स हैं, कोई ऐसे मिसलेनियस एक्सपेंसेस हैं, अब उसका क्या डेफिनेशन है, तो कौन कौन से वो खर्चे थे जो अब मिसलेनियस में दिखाए हुए हैं वो नीचे आपको शो करने होते हैं। तो इसको हम डिस्क्लोजर कहते हैं। अब आप ये कह सकते हैं कि अगर डिस्क्लोजर नहीं पालन किया तो क्या सैद्धांतिक अशुद्धि हुई? सैद्धांतिक अशुद्धि कोई नहीं हुई। खाते आपने बनाए, वो खाते बन गए। वो खाते जैसे डेप्रिसिएशन का आयोजन आप करते हैं तो आपने कर लिया, तो डेप्रिसिएशन का आयोजन किया तो सैद्धांतिक बात है। लेकिन अब कितनी लिमिट में किया, कितना कम ज़्यादा किया, कितने एक्सपेंसेस को राइट ऑफ कर देना चाहिए था, आपने नहीं किया, ये सब चीज़ें जो होती हैं वो कई बार मैनेजमेंट के डिसीजंस पर निर्भर करती हैं। तो वो ये कहता है कि जो कुछ भी किया जाए वो डिस्क्लोज किया जाए। तो ये कन्वेंशन ऑफ डिस्क्लोजर है, यानी प्रकट किया जाए, यानी बताया जाए। तो ये हमें परंपरा हमारी चलती आ रही है कि हम इस चीज़ को प्रकट करते हैं जिससे कि वो खाते ट्रांसपेरेंट बने रहें, संदिग्धता नहीं हो। आजकल ये सब चीज़ें धीरे धीरे करके मैंडेटरी भी होती जा रही हैं। आज कंपनी की रिपोर्ट आप देखेंगे तो नीचे आपको डिस्क्लोजर्स मिलेंगे जिनमें सब कुछ स्पष्ट टिप्पणी के रूप में, फुटनोट के रूप में या शेड्यूल्स के रूप में, स्पष्टीकरण के रूप में आपको सूचनाएं नीचे दी हुई मिलती है। तो ये एक कन्वेंशन है, ये एक परंपरा है जिसका पालन किया जाता है अंतिम खाते तैयार करते समय। नेक्स्ट है महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा, जिसको हम कन्वेंशन ऑफ मटेरियलिटी कहते हैं। छात्रों, बहुत यूजफुल ये परंपरा है, बहुत अच्छी परंपरा होती है और इस परंपरा का अनुपालन करने से जो फाइनल अकाउंट्स होते हैं वो बहुत वैल्यूएबल और यूजफुल बन जाते हैं। अगर इस परंपरा का भी पालन नहीं करेंगे तो सैद्धांतिक रूप से कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन जो खाते होंगे वो ज़्यादा उपयोगी नहीं हो पाएंगे। तो उनको ज़्यादा उपयोगी बनाने के लिए ये जो परंपरा है उसका अनुपालन करते हैं। और ये परंपरा क्या होती है, इसको समझने के लिए हम ऐसे एक एग्जाम्पल के रूप में समझ सकते हैं। जैसे मान लीजिए एक लोग ताला खरीदा 100 रुपये का, तो ये ताला, मान लीजिए इस ताले की लाइफ 5 साल है या 10 साल है। तो 10 साल अगर उस ताले की लाइफ है तो अपने सिद्धांत के अनुसार, जो सिद्धांत है वो क्या कहते हैं कि ऐसी कोई संपत्ति जब खरीदी जाती है जो 1 साल से अधिक समय तक उसका जीवन काल है, यानी उसका दीर्घ काल तक वो जीवित रहती है, या कुछ थोड़े से लंबे समय तक वो 3 साल से अधिक या 5 साल या 10 साल तक जीवित रहती है, तो ऐसी संपत्ति को हम स्थायी संपत्ति कहते हैं और उसके ऊपर मूल्यह्रास का आयोजन किया जाता है।
तो साहब 10 साल की लाइफ है ताले की, 10-10 रुपये आप डेप्रिसिएशन प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट में लिखेंगे। सिद्धांत तो ये कहता है, ठीक है, लेकिन हम ऐसा नहीं करते। हम ऐसे छुटपुट के जो वे, चाहे उनकी लाइफ थोड़ी ज़्यादा हो, हम उनको सन्ड्री एक्सपेंसेस में लिख देते हैं, मिसलेनियस एक्सपेंडिचर एक साथ, और एक ही साल में पूरा राइट ऑफ कर देते हैं। यानी 100 रुपये पूरा पूरा खर्चा एक साल में लिख देंगे। सिद्धांत कहता है 10 साल में दिखाओ उसको 10-10 रुपये को, लेकिन परंपरा ये कहती है कि नहीं, ऐसे छुटपुट के जो माइनर एक्सपेंसेस होते हैं उनको हम एक साथ मिसलेनियस में दिखा देते हैं, एक ही साल में लिख देते हैं, नहीं कि उनको कई साल में राइट ऑफ करते हैं। तो ये जो चीज़ है वो कहती है महत्वपूर्णता, यानी जो इम्पोर्टेंट है, जो मटेरियल है, जिनको मटेरियल जिनकी वैल्यू है, केवल उनको ही नाम से दिखाया जाए, बाकी उनको मिसलेनियस में लिख दिया जाए। तो एक महत्वपूर्ण सहसंबंधी परंपरा ये हुई। अब सिद्धांत कुछ कहता है, लेकिन परंपरा उसको ये कहती है कि नहीं, आप कर सकते हो, आप इस परंपरा का पालन मत करो। तो सैद्धांतिक अशुद्धि कुछ नहीं हुई, यानी मतलब इससे कोई नुकसान नहीं हुआ। आप सिद्धांत का पालन करोगे तो आप सिद्धांत का पालन कर लो, 10 रुपये हर साल के राइट ऑफ कर दो, लेकिन ये उचित नहीं माना जाता। इसलिए परंपरा ये कहती है कि नहीं, एक साल कर दो उसको, राइट ऑफ कर दो। तो परंपरा ने उस सिद्धांत को बैक कर दिया, क्योंकि ये परंपरा जो है वो ज़्यादा उपयोगी होगा। अब अगर छोटे छोटी चीज़ों के लिए एक बास्केट खरीदी, एक कार्डबोर्ड खरीदा, एक ताला खरीदा, इन छोटी मोटी चीज़ों के लिए जिनकी हो सकता है कि समय 3 साल 4 साल 5 साल चले, लेकिन उसके लिए अगर अपन सिद्धांतों को लागू करने लग जाएंगे वो डेप्रिसिएशन के, तो फिर कितने ट्रांजेक्शन्स होंगे, तो ये अव्यवहारिक होगा, प्रैक्टिकल नहीं होगा। इसलिए जो प्रैक्टिकल है उस चीज़ को, अप्रोच को अपनाते हुए, यानी प्रैक्टिकल अप्रोच को अपनाते हुए, और हम उसको जो है वो परंपराओं के अंतर्गत ही लेते हैं और एक साथ राइट ऑफ कर देते हैं, आयगत मानते हुए, है ना। तो ये महत्वपूर्णता संबंधी परंपरा जो है वो एक बहुत इम्पोर्टेंट परंपरा होगी। नेक्स्ट, एक रूपता संबंधी परंपरा, जिसको अपन कन्वेंशन ऑफ जो है वो कंसिस्टेंसी कहते हैं। कंसिस्टेंसी का मतलब क्या होता है, बहुत सीधे शब्दों में इसका शब्द का अर्थ समझना आप। कंसिस्टेंसी का मतलब हम कह सकते हैं कि एक रूपता हो, यूनिफॉर्मिटी हो, या हम दूसरे सेंस में कहें कि रेगुलरिटी हो। रेगुलरिटी का मतलब है जो खाते, जो अकाउंट्स आपने पिछले साल बनाए, जिन नियमों को, सिद्धांतों को ध्यान में रखते हुए बनाए, आप उन्हीं सिद्धांतों और नियमों के हिसाब से इस साल बनाओ, आगे भी आप ऐसे ही बनाओ। अगर ऐसा होगा तो खातों में संगतता होगी, कंसिस्टेंसी होगी, रेगुलरिटी होगी, उनमें नियमितता होगी। और जब खातों में, जब लेखों में नियमितता होगी, तभी वो खाते कंपेरेबल बनेंगे। कंपेरेबल किससे? स्वयं के स्वयं से। पिछले साल की तुलना में इस साल 50% लाभ में वृद्धि हो गई, ठीक है, एक स्टेटमेंट है ये, लेकिन ये स्टेटमेंट जब तक हम गहराई में नहीं जाएंगे, इस स्टेटमेंट की वैलिडिटी नहीं है, क्योंकि पिछले साल आपने कोई सिद्धांत ऐसे लगा दिए, उससे जो प्रॉफिट आया वो सिद्धांत इस साल आपने ऐसे चेंज किए कि आपकी टोटल टर्नओवर तो सेम ही है, लेकिन आपके प्रॉफिट बदल गए। टर्नओवर सेम है, आपकी कॉस्ट प्राइस सेम है प्रोडक्ट की, लेकिन आपने कुछ नियम ऐसे बनाए कि वो उन सिद्धांतों के उनको ऐसे फॉलो किया कि उसके कारण से प्रॉफिट चेंज हो गया, कृत्रिम रूप से चेंज हो गया। तो ऐसी हमें नहीं करना चाहिए। हमें उस, हाँ, ये कर सकते हैं, जैसे मैंने अभी आपको बताया था कि भी लागत मूल्य बाजार मूल्य में से आपको कम है, उसके हिसाब से आपने पालन किया तो कोई बात नहीं, कर सकते हैं। सिद्धांत में सिद्धांतता है, उसकी कोई अशुद्धि नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं करना चाहिए, क्योंकि परंपरा हमारी क्या कहती है कि हमें एक रूपता बनी रहे। एक एग्जाम्पल के रूप में आप और देखिए, कई बार क्या होता है कि जैसे पिछले साल, पिछले 5 साल से लगातार और मर्केंटाइल सिस्टम से खाते तैयार किए जाते थे,
मर्केंटाइल सिस्टम या इसको हम एक्रूअल सिस्टम कहते हैं। उपार्जित होने के आधार पर खाते बनते हैं, जिसमें जैसे मान लीजिए किराया 12 महीने का बनता है, लेकिन किराया 9 महीने का ही पेमेंट किया, 3 महीने का बकाया है तो भी कोई बात नहीं, बकाया है तो कोई बात नहीं, 12 महीने के पूरा किराया हम लिखते हैं डेबिट में और फिर उसका लाभ हानि कैलकुलेट करते हैं। इसको हम एक्रूअल सिस्टम कहते हैं। यही एक्रूअल सिस्टम को ध्यान में रखते हुए जब खाते बनाए जाते हैं, और अगर ऐसे ही सिस्टम से खाते 5 साल तक चलते रहे, इसके बाद में छठे साल में उसने क्या किया कि उसको कैश सिस्टम में बदल दिया। यानी वो जो खाते बनाए गए वो कैश के आधार पर बनाए गए। यानी उसने किराया 9 महीने का पेमेंट करता है अगर किसी साल, तो उसने 9 महीने का किराया ही दिखाया डेबिट में, 12 महीने का पूरा नहीं दिखाया। ऐसे ही कोई अग्रिम आय प्राप्त होती है तो उसके बारे में भी आय के अंतर्गत उसने जितना पैसा मिला उसको दिखाया। जबकि एक्रूअल में ये होता है कि जो 12 महीने की आय होती है वही दिखाई जाती है, अगले साल की जो आय होती है उसको इनकम का भाग नहीं माना जाता, लेकिन कैश सिस्टम में इसको मान लिया जाता है। तो बिल्कुल दिन रात का परिवर्तन आ जाता है। अब अगर एक्रूअल सिस्टम के लाभ हानि खाते से जो लाभ बनाया गया है, हानि ज्ञात की गई, और जो कैश सिस्टम से तैयार की गई बिल्कुल डिफरेंट हो जाएंगी, तो कैसे वो तुलनीय होंगे। इसलिए ये कहता है हाँ कर सकते हैं, आपके ऊपर कोई वैधानिक रूप से कोई रोक नहीं है, सिद्धांतिक दृष्टि से कोई रोक भी नहीं है कि आप ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन फिर भी चूंकि हमारी ये परंपरा रही है कि हमें जो भी सिस्टम अपनाएं, चाहे क्या सिस्टम क्यों नहीं अपनाओ, आप जो भी सिस्टम अपना रहे हैं वो सिस्टम वो रेगुलर रहे, तभी हम उसमें एकरूपता रहेगी, तभी जो निर्णय लेने वाला व्यक्ति होता है वो उसको सही निर्णय ले सकता है। फिर आप कह सकते हैं इसका मतलब वी आर सो मच रिजिड इन दिस मैटर, हम इतने रिजिड हो गए कि हम उसमें चेंज कर ही नहीं सकते। नहीं, ऐसा नहीं है, बिल्कुल कर सकते हैं। अगर 5 साल वो चलता रहा है तो छठे साल में आप चेंज कर सकते हो उस चीज़ को। 5 साल तक अगर स्टॉक का वैल्यूएशन कॉस्ट प्राइस पर किया जाता रहा है, अब आप उसको मार्केट वैल्यू पर कर रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन इसका मतलब ये होता है कि जो आप चेंज कर रहे हैं आप उसको नीचे पॉइंट आउट कीजिए, अपने डिस्क्लोजर्स में उसको दीजिए, अपने उसके फुटनोट्स में स्पष्टीकरण में उसको दीजिए कि हमने ऐसा किया है, ताकि निर्णय लेने वाला भ्रमित नहीं हो और वो बिल्कुल उसके दिमाग में क्लियर हो जाए कि नहीं भाई ये इन्होंने तो कंसेप्ट ही बदल दिया, इसलिए इस प्रॉफिट को इस प्रॉफिट से मत मिलाइए। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात होती है। तो ये जो बातें हैं इनको अपन ध्यान में रखते हुए ही खाते तैयार करते हैं। बिल्कुल हम चेंज कर सकते हैं, लेकिन उसके बारे में स्पष्ट रूप से उसका उल्लेख जो है वो किया जाना चाहिए, जिससे कि विनियोगकर्ता है या कोई उसको ऋणदाता है या कोई समाज है, सरकार है, जो भी उसके अंदर इंटरेस्टेड पार्टीज हैं, वो उसका निर्णय लेते समय उसको उन बातों को गौर करे कि नहीं भाई ये कंपेरेबल नहीं है, जब तक ये प्रॉफिट है वो अलग नीति से बनाए गए, इस प्रॉफिट को अलग नीति से बनाए गए, तो हम उनको मिला कैसे सकते हैं। उनका मिलान करने के लिए जो है उनमें डिफरेंस करना जरूरी हो जाता है। तो इन सब चीज़ों को हमें ध्यान रखना पड़ता है। ये ऐसी 4 महत्वपूर्ण परंपराएं थी, ऐसी कन्वेंशंस ही जिनको वो एक आम रस्म की तरह हो गई, ये प्रचलित परंपरा जो कई सालों से चलती आ रही है, और उन परंपराओं को हम पालन करते आ रहे हैं। कई बार ये होता है कि कोई परंपरा जब बहुत ज़्यादा एक्सेप्टेबल हो जाती है, सर्वमान्य रूप से स्वीकृत हो जाती है, तो वही परंपरा सिद्धांत का रूप भी ले लेती है, वही परंपरा सिद्धांत का रूप भी ले लेती है। लेकिन चूंकि ये थोड़े से बहुत एक थिन डिफरेंस इसको कहते हैं परंपरा और सिद्धांत में हो जाता है, बस इतना ही आपको समझना है कि ये वास्तव में परंपराएं वो चीज़ होती हैं जिनको अगर नहीं पालन करें तो कोई सिद्धांत रूपी उल्लंघन नहीं होता है, लेकिन अगर पालन किया जाता है तो इससे उनकी उपयोगिता बढ़ जाती है। भाई मैंने आपको बताया था कि भाई उपयोगिता इस सेंस में बढ़ी कि अपने 100 रुपये की चीज़ को आप 10 बार लिखोगे, 10 साल में 10-10 रुपये, उसको ऐसे छोटे मोटे खर्चों को विश्लेषण करके 100 रुपये आप एक साल में लिख दिया, तो खाते उपयोगी बन जाएंगे। एक फालतू की एक एक्सरसाइज नहीं होगी जो कि एक बिना मतलब की एक परेशानी पैदा करने वाली काम हो जाता है। तो ऐसा नहीं करके हम उचित जो तरीका होता है उसको अपनाते हैं। तो ये व्यवहारिक दृष्टिकोण के हिसाब से जो चीज़ें होती हैं
उनको अपनाया जाता है। तो ऐसी परंपराओं का अनुपालन करते हैं लेखांकन करते समय, यानी रिकॉर्ड करते समय, यानी अंतिम खातों को तैयार करते समय, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स तैयार करते समय, इन सब बातों को, इन परंपराओं का हम ख्याल करते हैं, तभी हमारे वो खाते उपयोगी, कंपेरेबल, यूजफुल, वस्तुनिष्ठ, उद्देश्यपरक बनते हैं। इन बातों का ध्यान रखते हैं। नेक्स्ट जो अपना लेक्चर होगा उसमें अपन लेखांकन की अवधारणा यानी पोस्टुलेट्स, यानी कंसेप्ट्स के बारे में अध्ययन करेंगे। आज इतना ही, धन्यवाद।